नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे, जहां अबुजा में पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री को अबुजा के शहर की चाबी भेंट की गई। यह चाबी नाइजीरिया के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। नाइजीरिया में मराठी समुदाय द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया गया। प्रधानमंत्री के सामने पारंपरिक लावड़ी नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं 17 साल में नाइजीरिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने पीएम मोदी। वहीं जब अम्बुजा एयरपोर्ट पहुंचे तब वहां भारतीय मूल के नागरिकों ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। वहां उपस्थित लोगों में उत्साह देखने को मिला, जब पीएम मोदी ने अपना हाथ दिखाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अम्बुजा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भारतीय मूल के नागरिकों द्वारा अभिवादन स्वीकार करने के दौरान पीएम मोदी को दुलार करते और वहां उपस्थित बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि उन्होंने ब्राजील में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में सार्थक चर्चाओं का इंतजार है। यह यात्रा हमारी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया पहुंचकर ट्वीट कर कहा कि नाइजीरिया में मराठी समुदाय ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह वाकई सराहनीय है कि वे अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पुणे में उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं बाला साहेब ठाकरे का भी बहुत सम्मान करता हूं, मगर उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, जिसका मुझे दुख है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम आदमी वही है जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को गले लगा लिया है, लेकिन कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो गई है, जो भी कांग्रेस से जुड़ा है वह डूब जाएगा। महाराष्ट्र में यही हाल होने वाला है। वहीं आगे राजनाथ ने कहा कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और महायुति गठबंधन की जीत पक्की है। कांग्रेस ने लंबे समय से देश पर राज किया है, लेकिन अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इससे जुड़ा कोई व्यक्ति डूब जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद का सहारा लिया है और उनका डूबना तय है, क्योंकि कांग्रेस अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ 3 से 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अब महाराष्ट्र में भी यही स्थिति दोहराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर देश बड़ा है, जहां 25 करोड़ से अधिक भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अगले 8-9 सालों में भारत में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे। वहीं 2027 तक भारत दुनिया की शीर्ष 3 सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने जनता से कहा है कि हमको ना तो बंटना है ना बांटना है, हमें एकजुट रहकर देश के विकास का काम करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उद्धव ठाकरे पर हमला, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ जो भी जाएगा वो डूबता हुआ नजर आएगा। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी वही होता है जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को गले लगा लिया है, लेकिन कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो गई है कि जो भी कांग्रेस से जुड़ा है वह डूब जाएगा। महाराष्ट्र में यही हाल होने वाला है। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और महायुति गठबंधन की जीत पक्की है। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया है, लेकिन अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति डूब जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद का सहारा लिया है और उनका डूबना तय है, क्योंकि कांग्रेस अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ 3 से 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव परिणाम
हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब महाराष्ट्र में भी यही स्थिति दोहराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर देश बड़ा है, जहां 25 करोड़ से अधिक भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अगले 8-9 सालों में भारत में एक भी व्यक्ति गरीब ना हो। 2027 तक भारत दुनिया की शीर्ष 3 सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना एनसीपी सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। उनको जनता से कहा है कि हमको ना तो बंटना है और ना बांटना है, हम एकजुट रहकर देश के विकास का काम करना है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैं बेहद सम्मान करता था, करता हूं। लेकिन सत्ता के लिए उद्धव जी ने जिस तरीके से सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं, उद्धव जी, सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंसान वह होता है जो अपने सिद्धांत और असूलों से चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वह डिगे ना। और आपने यह क्या कर दिया? बहनों भाइयों, मानकर चलो आप, कांग्रेस जिसके गले लगी है उसका डूबना तय है। इन लोगों को पकड़ लिया है कांग्रेस ने, अब इनका जाना तय है। क्या मानकर चलो? हर चीज में, संविधान के मामले में भी इन लोगों ने मनमानी की है, जैसा मैंने आपको बतलाया। और जैसा मैंने बतलाया कि कई बार संविधान के साथ इन लोगों ने छेड़खानी भी की है। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं। इसलिए एक चीज याद रखिएगा मेरे बहनों भाइयों, कि आपको न बंटना है और न आपको बांटना है। पूरे देश को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित महाराष्ट्र गढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोगों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड एनएनसीयू में शुक्रवार रात लगी आग से झुलसे सभी 10 नवजातों की पहचान हो गई है। इनमें झांसी के 4, ललितपुर के 3, हमीरपुर के 2 और जालौन का 1 मासूम है। 6 बच्चे अभी भी लापता है। वहीं मेडिकल कॉलेज में 16 बच्चों का इलाज चल रहा है। इनमें 4 गंभीर हैं, जहां मेडिकल कॉलेज से 1 बच्चे को छुट्टी दे दी गई है। इनके अलावा झांसी के ही अन्य अस्पतालों में 22 बच्चे भर्ती हैं। इनमें 8 बच्चे गंभीर हैं। वहीं एनएनसीयू में कुल 55 बच्चे भर्ती थे, जहां शुक्रवार रात करीब पौने 11 बजे शॉर्ट सर्किट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई थी, जहां इसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। वहीं शनिवार सुबह पहुंचे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आग पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए, लेकिन अग्निकांड के 36 घंटे बाद भी तस्वीर धुंधली है। अब तक केवल 7 बच्चों की पहचान हो पाई है, 6 बच्चों का पता नहीं चला है। इस अग्निकांड में ललितपुर की पूजा, संजना और भगवती के एक बेटे की मौत हो गई है। वहीं हमीरपुर की नजमा के जुड़वा बेटियों की भी जान चली गई, जबकि झांसी में पूनम की बेटी और संध्या के बेटे की मौत हो गई है। और झांसी, बंगरा, राजगढ़, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर के बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं नवजातों के बारे में जानकारी के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 6389831357 जारी किया है। इस संपर्क में करके जानकारी ली जा सकती है। खबर झांसी की आपको बताई जा रही है, जहां झांसी मेडिकल अग्निकांड का ये मामला ने तूल पकड़ा हुआ है। वहां पे आपको बता दें कि अभी तक 6 बच्चे इसमें लापता चल रहे हैं। वहां पे सिर्फ 7 बच्चों की पहचान अभी तक की कर पाए हैं, जहां पे कई जिलों के बच्चे अभी भी की पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अब तक हुई केवल 7 बच्चों की पहचान, जहां पे अभी तक
किसी भी बच्चे का पता नहीं चला है। डिप्टी सीएम ने त्रिस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड एसएनसीयू में शुक्रवार रात लगी आग से झुलसे सभी 10 नवजातों की पहचान हो गई है। इनमें झांसी के 4, ललितपुर के 3, हमीरपुर के 2 और जालौन का 1 मासूम है। 6 बच्चे अभी भी लापता हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में 16 बच्चों का इलाज चल रहा है। इनमें 4 गंभीर है और मेडिकल कॉलेज में 1 बच्चे को छुट्टी दे दी गई है। इनके अलावा झांसी के ही अन्य अस्पतालों में 22 बच्चे भर्ती हैं, इनमें 8 बच्चे गंभीर हैं। वहीं एसएनसीयू में कुल वो आया है और इसमें से 38 सेफ और अंडर ट्रीटमेंट है। उसमें से एमएलबी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी चल रहे हैं, कुछ प्राइवेट में भी हैं और 7 जो बॉडीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करके परिजनों को हैंडओवर भी कर दी गई हैं और 3 की शिनाख्त अभी चल रही है और 1 के संबंध में अभी हम लोग और स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। सर, जो बच्चे मिसिंग की बात की जा रही थी, डीएनए की बात की जा रही थी, उनको लेकर किस तरह का सोल्यूशन निकाला है उनसे? जैसे बताया मैंने कि 7 की शिनाख्त परिजनों द्वारा कर ली गई है, 3 की शिनाख्त अभी हम लोग प्रक्रियाधीन है। उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, उनके वेट और इन सब के वो हैं मेजरमेंट्स हैं, उसके साथ उनसे प्रयास किया जा रहा है और 1 के संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हम लोग उसको बाकी बच्चे रेस्क्यू किए गए थे, उनकी स्थिति कैसी हो? उनके मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनमें से किसी में भी बर्न की इंजरीज नहीं है, स्टेबल है ये, क्योंकि सभी बच्चे जो नीकू में आते हैं वो मोस्टली बहुत ही सीरियस कंडीशंस में ही आते थे, तो उनकी जो पहले की जो कंडीशंस, जो सीरियस कंडीशंस हैं, उनमें से 3 बच्चे जो थे वो अभी भी सीरियस हैं। उनको हम रविवार की रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतलकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जैसे पूर्व भगवान बद्रीनाथ का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा, वहीं रावल स्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी की सखी बनकर उन्हें बद्रीनाथ के गर्भगृह में विराजमान करेंगे। दरअसल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया भी अनूठी है। भगवान बद्रीनाथ का 6 माह तक आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, लेकिन कपाट बंद होने के दिन फूलों से श्रृंगार किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर 4 बजे मंदिर खुलेगा, जहाँ पूर्व की भांति 4:30 बजे अभिषेक पूजा होगी और दिन का भोग पूर्व की भांति लगेगा। मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करते रहेंगे, वहीं साथ ही मंदिर को दिन में बंद नहीं किया जाएगा। अपराह्न 6:45 पर सायंकालीन पूजा शुरू होगी। 7:45 पर रावल अमरनाथ नंबूदरी स्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश कराएंगे। वे सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना व आरती के बाद उद्धव जी व कुबेर जी को गर्भगृह में बाहर लाया जाएगा। रात 8:10 पर शयन आरती होगी। उसके बाद कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माड़ा गांव की महिलाओं द्वारा तैयार घृत कंबल उड़ाकर और अखंड ज्योति जलाकर रात ठीक 9:07 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और फिर उद्धव, कुबेर आदि को गुरु शंकराचार्य की गद्दी सोमवार सुबह पांडुकेश्वर के योग बादरी मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। कुबेर व उद्धव की मूर्तियों का योग बद्री पांडुकेश्वर में विराजमान किया जाएगा। वहीं अगले दिन आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी ज्योति मठ स्थित नरसिंह भगवान मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। राजधानी में प्रदूषण के साथ अब कोहरे का डबल अटैक होगा, जहां मौसम विभाग ने रविवार सुबह घना कोहरा व स्मॉग छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, जैसे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विभाग ने वाहन चालकों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। उधर शनिवार को पालम हवाई अड्डे पर हल्का कोहरा छाया रहा। सुबह 7 बजे दृश्यता कम 500 मीटर दर्ज की गई, जहाँ उसके बाद दोपहर 1 बजे 1500 मीटर हो गई। सफदरगंज हवाई अड्डे पर सुबह 7:30 बजे दृश्यता 300 मीटर दर्ज की गई, जहाँ दोपहर 1 बजे 800 मीटर हो गई। मौसम बदलाव के चलते हवा एक बार फिर से शनिवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। सुबह से लेकर रात तक स्मॉग की चादर छाई रही। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही हल्का स्मॉग छटने लगा, जैसे लोगों को सांस लेने के साथ आंखों में जलन महसूस हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी का पूर्वानुमान है कि रविवार को भी हवा गंभीर श्रेणी में रह सकती है। ऐसे में लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ेगा। एनसीआर में शनिवार को दिल्ली की हवा सबसे प्रदूषित की गई, जहां पे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक
417 दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदूषकों के प्रभावों के फैलाव के लिए मौसम संबंधी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, जब वेंटिलेशन इंडेक्स 16,000 घन मीटर प्रति सेकंड रही। 24 घंटे के भीतर वेंटिलेशन इंडेक्स 16,500 घन मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।